नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा पर अशोक वानखेड़े। और एक तरफ जहां आज सुबह से ये चर्चा दुनिया भर में जोरों पर है कि ईरान और अमेरिका में समझौते की शर्तें तय हो चुकी हैं। हमारे देश में गोदी मीडिया गोदी मीडिया ही इस खबर का जनक है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर का एक हिस्सा है छोटा सा कि ईरान यूरेनियम जो उसके पास है संवर्धित, वो अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। हमारे यहाँ हर मीडिया हाउस की हेडलाइन वही है। उसी खबर को प्रमुखता दी गई है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार है। जबकि ईरान के तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि अभी तात्कालिक रूप से हम युद्ध रोकने पर सहमति बनाने की कोशिश में हैं। संवर्धित यूरेनियम पर अभी कोई भी बात नहीं होगी। उसके लिए 30 से 60 दिन की वार्ता होगी और हम संवर्धित यूरेनियम पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करने जा रहे। हालांकि अब ईरान और अमेरिका में जो भी समझौता होगा और फाइनल समझौता होगा, वो तो दुनिया के बीच आ जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा, उसमें कोई अटकलबाजी करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसी वार्ता और युद्ध की आशंका के बीच जब डोनाल्ड ट्रंप अपने सभी प्रोग्राम बाहर के जो थे सबको रद्द करके व्हाइट हाउस में बैठे थे और ईरान से जुड़ी हुई वार्ता अपने सलाहकारों के साथ कर रहे थे व्हाइट हाउस के भीतर, बाहर दनादन फायरिंग शुरू हो। और ये फायरिंग 1 2 4 5 राउंड की नहीं थी, ये फायरिंग 25 से 30 राउंड फायरिंग खोलना ये बहुत बड़ी घटना होती है। किसी पब्लिक प्लेस पे हो जाए तो पता नहीं कितने लोग उसमें मारे जाएं, हताहत हो जाएं। 25 से 30 राउंड फायरिंग। इस 25 से 30 राउंड फायरिंग के बाद जो सीक्रेट सर्विस एक्टिव हुई, तो जो हमलावर था उसको भी गोली लगी और फिर जैसा कि बताया जाता है कि हॉस्पिटल ले गए और मृत घोषित कर दिया। ट्रंप पर यह तीसरा बड़ा हमला बताया जाता है। तीसरा बड़ा हमला, पहला कैंपेन के समय जब कान को छूकर गोली निकली थी। दूसरा अभी हाल ही में आपने देखा था जहां पर अफरा तफरी मच गई थी और पत्रकार वाइन लूट रहे थे। उस हमले में बाद में कहानी ये सामने आने लगी और बड़े कंक्रीट दस्तावेजों के साथ, सबूतों के साथ, कि उस हमला के जो है पीछे दिमाग किसी और का नहीं था, यानी जिन पर हमला हुआ था वही लोग मास्टरमाइंड भी थे। धीरे धीरे उस पूरे मामले पर धूल की परतें जम गई, लोग भूल गए। लेकिन ये तीसरा मामला 21 साल का हमलावर बताया जाता है जो मारा गया है। और इसने इसने धुआंधार फायरिंग की। उस पिछले वाले में तो बहुत सारे संदेह थे, इसने धुआंधार फायरिंग की। वहां से 16 सेकंड का एक वीडियो भी आया है। क्या कोहराम मचा है, अफरा तफरी, लोग भाग रहे हैं, छिप रहे हैं। तो ये पूरी खबर, अब इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ईरान का तो आप भूल जाइए, दूर दूर तक ईरान के बारे में वो चिंता कर रहे हैं। उसी में देखिए वो बाकी कहानियां बनती रहेंगी। कैसे जो केंट का इस्तीफा हुआ था, ध्यान रखिएगा 3 4 पॉइंट मैं भाव को ला रहा हूं। उससे पहले भाव को जोड़ लीजिए, पहले अच्छा जोड़ लीजिए, ले आइए भाव को उसके। स्वागत है भाव। 3 4 पॉइंट इस पूरी चर्चा में भाव के साथ सवाल जवाब में भी वो रहेगा। और आप भी ध्यान रखिएगा, जो केंट, जो आतंकवाद विरोधी जो डिपार्टमेंट था वहां का, एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट, उसके डायरेक्टर थे, मुखिया थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद भी आज भी वो ट्रंप के फॉलोअर हैं, ट्रंप के शुभचिंतक हैं, लेकिन बार बार अलर्ट कर रहे हैं कि भाई इस युद्ध से दूर रहो, इसमें कुछ नहीं रखा है, कुछ भी अमेरिका का यहाँ पर नहीं है। बिना मतलब आप तीसरे के चक्कर में अपनी इज्जत गंवा रहे हो। उसके बाद तुलसी गबार्ड का इस्तीफा कल हुआ है, कल की बड़ी खबर थी तुलसी गबार्ड का इस्तीफा। तुलसी गबार्ड का इस्तीफा उसी समय से अटकलें लग रही थी जिस वक्त तुलसी गबार्ड की पेशी हुई थी। जो कांग्रेस की कमेटी होती है, कांग्रेस के सामने पेशी हुई थी और तुलसी गबार्ड पर जब सवालों की बारिश हुई और उनके पास जवाब नहीं था, और जाने अनजाने उन्होंने ये भी कह दिया कि ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा था,
ईरान से कोई खतरा नहीं था। सांसदों ने कहा भी कि ईरान से खतरा क्या, उत्तर कोरिया जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लेके बैठा है परमाणु हथियार के साथ, उसको छोड़ के ईरान पर क्यों गए? तो पूरा वहां पर तुलसी गबार्ड घिर गई थी। तुलसी गबार्ड का भी इस्तीफा हो गया। देखिए अमेरिका की स्थिति बहुत जटिल हो चली है। हमारे यहाँ तो जटिल है, ये लोग कहेंगे अपना छोड़ के उनका क्यों देख रहे हो, लेकिन हम तो अब उनसे जुड़ गए हैं ना। ऐसा धागा, ऐसा ताल जोड़ दिया है मोदी जी ने, तो जटिल स्थितियां हो गई हैं। तुलसी गबार्ड जो सबसे उच्च ओहदे पर थी, सारी इंटेलिजेंस की चीफ थी, उनका इस्तीफा, हालांकि उन्होंने कहा कि उनके पति को एक बिल्कुल जो है रेयर टाइप का बोन कैंसर हो गया है, इस वजह से इस्तीफा दे रही हैं। लेकिन इस इस्तीफे पर आज से नहीं, हम तो 2 महीने पहले से कह रहे थे, हमको पता भी नहीं था कि उनके पति को कुछ दिक्कत भी है, कि इस्तीफा होगा। अगली बारी काश पटेल की है, अभी उनका हम ट्वीट भी दिखा देते हैं। तो ये सारे हालात, इंटेलिजेंस और ट्रंप के बीच का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होना, इंटेलिजेंस की अलग रिपोर्ट और ट्रंप के अलग फैसले, और उसमें ट्रंप पर हमले, इसलिए कहानी इतनी हम बता रहे हैं। उन हालातों में ट्रंप पर एक के बाद एक हमले, इससे ईरान का कोई लेना देना नहीं है। ये अमेरिका के भीतर का कॉन्फ्लिक्ट और अमेरिका के भीतर कुछ साजिशें अपने पर खुद कर रहे हैं लोग, और कुछ साजिशें उनके खिलाफ हो रही हैं। दोनों पैरेलल चल रहा है, समानांतर चल रहा है। अब आते हैं हम आपको हेडलाइंस पर। ये इसलिए समझना जरूरी था कि इसके बगैर खबर बेकार है, जो मैं अभी चर्चा किया। अब लाइए हेडलाइन जरा। व्हाइट हाउस के पास फिर चली गोलियां, हमलावर ने 25 राउंड की फायरिंग, घटना के वक्त अंदर थे डोनाल्ड ट्रंप। आगे चलिए। डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर किसने की फायरिंग, हमलावर को मारी गई गोली। ये मीटिंग देखिए, मीटिंग अंदर चल रही थी और बाहर ये शुरू हो गई फायरिंग। आगे चलिए। व्हाइट हाउस के पास 30 राउंड फायरिंग, परिसर में ही मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप, सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को मार गिराया। और आगे चलिए। कौन है 21 साल का नसीरे बेस्ट जिसने व्हाइट हाउस के बाहर की थी फायरिंग, सामने आई फोटो। आगे चलिए। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान वार्ता के दौरान व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, पुलिस ने संदिग्ध को किया ढेर। ईरान पर ही वो मीटिंग जो थी ईरान पर चल रही थी और बाहर ही शुरू हो गया। और आगे चलिए। हमलावर ने गेट के पास 3 बार की फायरिंग, उसके बाद जवाबी एक्शन। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग पर अब तक क्या क्या सामने आया, मैं आपको संक्षिप्त में दिखा देता हूं जो खबर को भीतर एक बार, कि क्या कैसे हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना स्थानीय समय के मुताबिक शनिवार शाम 6 बजे के बाद हुई। जगह थी 17वीं स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, जो व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर सुरक्षा चेक पॉइंट वाला इलाका है। सीक्रेट सर्विस के अनुसार आरोपी अपने बैग से बंदूक निकालकर अचानक अधिकारियों की तरफ फायरिंग करने लगा। लगभग 20 से 30 राउंड फायर हुए। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी गोलीबारी की। एक राहगीर भी गोलीबारी में घायल हुआ। हालांकि यह साफ नहीं है कि उसे आरोपी की गोली लगी या जवाबी फायरिंग में सीक्रेट सर्विस की फायरिंग में घायल हुआ। इसमें ये भी आगे हम पहले बता चुके हैं कि वो मारा गया, उसको गोली लगी, अस्पताल ले गए और मृत घोषित किया गया। आगे चलिए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नसीरे बेस्ट पहले से सीक्रेट सर्विस के रिकॉर्ड में था। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून 2025 को उसने एजेंट्स को रोककर कथित धमकियां दी थी। 10 जुलाई 2025 को वह प्रतिबंधित इलाके में घुसने के आरोप में पकड़ा गया था। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि उसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह खुद को ईसा मसीह समझता था और उस पर पहले व्हाइट हाउस से दूर रहने का कोर्ट का आदेश भी था। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक उसके हमले के पीछे की मंशा पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। चलो यहाँ पे मतलब ईसा मसीह कौन है, शायद इसका झगड़ा था कि ट्रम्प भी अपनी फोटो डालते हैं कि ईसा मसीह वो है। झगड़ा वो था कि ईसा मसीह कौन है। गजब है मामला है। ये झगड़े असली था, ये पूरा बिना मतलब लोग जांच कर रहे हैं। चला, हम आपको आगे दिखा देते हैं कुछ और, फिर भाव पास पहले सवाल के लिए चलते हैं। ये काश पटेल है, अगला नंबर इन्हीं का है। ये भी ज्वाइन करेंगे अगला, आज नहीं तो कल। ये काश पटेल है। FBI इज ऑन द सीन एंड सपोर्टिंग सीक्रेट सर्विस रिस्पॉन्डिंग टू शॉट फायर्ड नियर व्हाइट हाउस ग्राउंड्स।
वी विल अपडेट द पब्लिक एज वी आर एबल। ये जब इनको और जानकारी मिलेगी तो अपडेट करेंगे। एफबीआई डायरेक्टर हैं और ये सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर सीक्रेट सर्विस को। इनकी भी कहानियां, इनके नशाखोरी की कहानी और इनके अय्यासियों की कहानी आजकल अमेरिका में बहुत चर्चित है। तो तुलसी गबार्ड और जो केंट जैसे लोग जो काम कर रहे थे वो तो निपटी गए। ये हो सकता है इसीलिए लेट हो रहा हो कि इनकी आदतें डोनाल्ड ट्रंप से मिलती जुलती हैं। ये वैसे ही नशाखोर अय्यास टाइप का है। भारत में तो खाली काश पटेल सुन करके लोग वो बनाने लगे थे कि चलो अगरबत्ती दिखाओ, काश पटेल आया, काश पटेल है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे। भाऊ, अभी हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे आगे, जो वहां पर हमले के बाद पत्रकार जो एक लाइव कर रही थी और उसी समय वह वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन अभी पहला एक सवाल, भाऊ, ये ट्रंप क्यों इस फायरिंग जोन में है, इतने टारगेट पर हैं? कई बार लगता है और रिपोर्ट आती है खुद ही उसमें शामिल है। कई बार लगता है कि समानांतर जितने अमेरिका में सनकी हैं उनके टारगेट पर हैं। हो क्या रहा है अमेरिका में? इतना अस्थिर अमेरिका तो हमने नहीं देखा था। जो ट्रंप पे हमला हुआ था चुनाव के प्रचार के दौरान, वो वाकई घातक हमला था। थोड़ा ट्रंप का सर भी इस साइड पे चला जाता या थोड़ा उसका निशाना इस साइड पे होता तो शायद ट्रंप नहीं होते। वो मैं हमला मानता हूं कि उनके, क्योंकि वो तब चुनाव थे और अमेरिका में ऐसा नहीं कि राष्ट्राध्यक्ष पे गोलियां नहीं चली, चली है, हत्याएं भी हुई। हम्म। लेकिन दूसरा हमला जो था वो बड़ा अजीब, मतलब उसके बारे में तो अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। करवाया गया, किया गया, सेंसेशन था, क्योंकि वो गन लेके इतना अंदर तक, इतने हाई सिक्योरिटी जोन में गया ही कैसे, इतने बैरियर क्रॉस करके, ये सबसे बड़ा ये था। आज का जो हमलावर है, मुझे लगता है कि जो मानसिक विक्षिप्तता जो उसकी बताई जाती है, क्योंकि आशीष वो व्हाइट हाउस से बहुत दूर था। ऐसा नहीं कि व्हाइट हाउस के दीवारों पे भी गोलियां लगी होगी, व्हाइट हाउस से पहला चेक पॉइंट जो है, तो पहला चेक पॉइंट तो बहुत दूर होता है। और पहला चेक पॉइंट, मतलब आज यदि आप चले जाए प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में साउथ ब्लॉक में, तो आप देख लेंगे कि कितने दूर से चेक पॉइंट शुरू होते हैं। तो उसी चेक पॉइंट पे उसने फायरिंग की। उसको ये भी पता था, ये आत्मघाती टाइप था, उसको ये पता था कि इतना फायरिंग कंटिन्यूअस, मतलब एक राउंड फायर करके आप फिर आपको कोई जीरो डाउन करे या आपको जख्मी करे, उसको ये पता था कि इतनी राउंड फायर करने के बाद रिटेलिएशन होगा वहां से। क्योंकि वो जो सिक्योरिटी वाले थे वो तो 24/7 रेडी होते हैं ऐसे हमले झेलने के लिए। तो उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई में उसको मार गिराया और उसका मरना तय था। वो क्यों व्हाइट हाउस के पीछे लगा हुआ था? मुझे तो ये लगता है कि वो भी अपने आप को, ट्रम्प भी, ये मैं मतलब हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो उसके बारे में जो छपा है वो उसमें तो ये कहता है कि वो अपने आप को यीशु मसीह समझता था, मतलब ईसा मसीह। वो अपने आप को क्राइस्ट समझता था। उधर उसको लगा होगा कि जब मैं क्राइस्ट हूँ, मतलब आपने तो इसको व्यंग में लिया, लेकिन वो वास्तविकता भी हो सकती है। यदि कोई सन की हो और उसको लगे कि मैं अवतारी हूं, तो क्या करे इसका आपको उसका क्या कर सकते हो? और वो यदि आक्रामक हो तो फिर उसका सिक्योरिटी जवाब देगी। हमारे यहाँ यदि कोई ऐसा कहने लगा तो भगवान हो जाता है। आपने देखा होगा एक आईपीएस ऑफिसर रिटायर्ड, मतलब वीआरएस लेके वो राधा बन गया था, या डेरा सच्चा सौदा, वो क्या क्या ड्रेस पहन के अपने आप को अवतार घोषित करता था। कई जगह वो जो खरात है महाराष्ट्र का मिला, जो व्यभिचारी, वो हरेक को कहता था कि भाई तुम राधा हो और मैं तुम्हारा कृष्ण हूँ। तो ऐसे, लेकिन वो अपनी वासना शांत करने के लिए, ये वाकई क्रैक होगा, पागल होगा। उसको व्हाइट हाउस से दूर रहने के लिए बोला। क्यों व्हाइट हाउस पे बार बार अटैक कर रहा था वो? क्यों व्हाइट हाउस के पीछे लगा था? शायद उसको लगता होगा मैं यीशु क्राइस्ट हूं तो मेरी जगह वहां है। और उसको लगा होगा कि व्हाइट हाउस में, मतलब व्यंग के तौर पे बोलूं तो उसको लगा होगा जब सनकी आदमी व्हाइट हाउस में बैठ सकता है तो मैं भी कोई कम सनकी थोड़ी हूँ। लेकिन मैं इसमें ईरान थ्योरी बिल्कुल नहीं समझ में आता, या आतंकवादी हमला में इसको नहीं मानता, क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए नहीं था। वहां से इतना दूर थे ट्रंप और इतने सिक्योरिटी में थे, ये तो व्हाइट हाउस की दीवार के पास भी नहीं था, एक गली में था जहां पहला चेक पॉइंट था। लेकिन इसको अपनी भड़ास निकालनी थी, उसने निकाल दी, ये सोचे समझे बगैर। विक्षिप्त माइंड ही हो सकता है कि जो उसको मालूम है कि मेरे को गोली मार दी जाएगी और मैं मर जाऊंगा। लेकिन जो अपने आप को यीशु समझ रहा है, तो उसको लगा कि यीशु जैसे फिर जीवित हुए वैसा मैं भी जीवित हो जाऊंगा, इस मुगालते में भी मर गया हो। या उसने सोचा होगा कि क्या होता है, मैं
गोली लग जाएगी, फिर तीसरे दिन मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा क्योंकि मैं यीशु हूं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो हमले हो रहे हैं ये विक्षिप्तता है। यदि आप इसको दूसरी भी करें तो क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा मतलब 60-70% अमेरिकन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से किल से हुए ट्रम्प से, ट्रम्प की यही योजनाओं से। ट्रम्प तो होता क्या है कि जब सब दूर ऐसे जो विक्षिप्त लोग होते हैं ये बॉर्डर लाइन होते हैं। आप किसी साइकियाट्रिस्ट से पूछिए तो वो बॉर्डर लाइन होते हैं, वो अपने आराम से बैठ के करते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि बहुत ज्यादा समाज में विरोध होता है, जब बहुत ज्यादा समाज में किसी के प्रति रोष या किसी के प्रति गुस्सा बताया जाता है, ऐसे में यदि कोई ये कहे कि समाज में इतना गुस्सा है और ये है, तो ये जो बॉर्डर लाइन के लोग होते हैं विक्षिप्त, फिर ये ऐसे ही घटनाएं करते हैं। उनको पता था, उसने रिटेलिएशन, ये अपना एक प्रोटेस्ट करने का शायद तरीका होगा जो बहुत घातक था, और ऐसा हिंसक प्रोटेस्ट होना नहीं चाहिए, सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं है। लेकिन वो हुआ है, और जब हुआ है प्रोटेस्ट तो उसके बाद जो हुआ तो आपने देख ही लिया, उसकी भी हत्या हुई है। तो कुल मिला के अमेरिका में जितना जितना अमेरिका में क्रोध है वर्तमान सत्ता के खिलाफ, जितना अमेरिका में उद्वेग है, लोग रास्ते पे है लगातार हर इश्यूज पे। इट्स नॉट ओनली ईरान और इसका युद्ध ही नहीं, वहाँ की महंगाई, वहाँ की सोशल जो स्कीम्स है, हेल्थ से लेके तमाम चीजें बंद कर दी है, इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ गए हैं, टैक्सेस बढ़ गए हैं, और आपने माइग्रेशन के नाम से इतने लोगों को वहां से निकाला कि वहाँ लेबर फोर्स कम है। क्योंकि आप इस बात को मानिए, यदि उदाहरण के तौर पे प्लम्बिंग के यदि दिल्ली में आप देखेंगे तो प्लम्बिंग में बहुत सारे उड़िया लोग हैं, या आपने देखा हॉस्पिटलिटी सेक्टर में बहुत सारे उत्तराखंड के लोग मिलते हैं आपको। कल यदि किसी ने कह दिया कि नहीं भैया उड़िया नहीं चाहिए दिल्ली में, आप निकाल दोगे, फिर क्या कोई दिल्ली वाला प्लम्बिंग करेगा? आप प्लम्बिंग कर सकते हो। तो जो स्किल्ड वर्कर है, ऐसे बहुत सारे लोग निकल गए हैं अमेरिका से, जबरिया बाहर भेजे गए हैं। उससे अमेरिका का एक सर्विस सेक्टर पूरी तरह से पंगु हो गया है। उसका भी एक तो होता क्या, जो लोग बचते हैं उनकी सर्विसेज के चार्जेस ज्यादा है। गांव में तो हम किसी को भी बोलते थे कि भैया एक जरा कारपेंटर गांव का रहता था, बोले आना यार जरा खिड़की में 2 किले लगाना है, तो किल लगा के जाता था चाय पी के। अब दिल्ली में आप किसी को बुलाइए, वो बोलता है 50 रुपए पॉइंट। मैंने बोला पॉइंट क्या होता है? खिले मारने में क्या पॉइंट? बोला 1 किला 1 पॉइंट। आप 5 किले बड़े लगवाइए, 250 रुपए दे दीजिए। तो ये अब किसी को शहर में, मैं गांव में था तो कभी पानी खरीद के पीना पड़ेगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। हमारे गांव में तो छाछ भी फ्री में मिलती थी। विजुअल भैया दिखा देते हैं। व्हाइट हाउस फायरिंग, लाइव रिपोर्टिंग के दौरान गोलियों की गूंज, जान बचाती दिखी पत्रकार, कैमरे में कैद हुआ भयानक मंजर। ये लाइए ट्वीट, लाइए इस पत्रकार से पहले परिचय करिए। ये सेलिना वांग है, यही इन्होंने ही वीडियो डाला है, अपना ही वीडियो। आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द टेपिंग ऑन माई आईफोन फॉर ए सोशल वीडियो फ्रॉम द व्हाइट हाउस नॉर्थ लॉन व्हेन वी हर्ड the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. वहीं से इन्होंने ट्वीट किया है कि इन्होंने दर्जनों जो है गन शॉट सुने, मतलब फायरिंग की आवाज सुनी, और फिर ये भागी और प्रेस ब्रीफिंग रूम में ये लोग छिपे। विजुअल अब दिखाइए जरा क्लिप। That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. ये भयावहता थी। मैं 1 मिनट वाला सवाल लूंगा बस, खाली कार्यक्रम में मुख्य चीजें आ चुकी हैं। कल एक खबर और आई थी, कल 2 बड़ी खबरें थी अमेरिका में। इन हालातों के पीछे की वजह समझने के लिए सवाल है। कल एक खबर थी तुलसी गैबार्ड का इस्तीफा, दूसरी खबर थी
इवांका ट्रंप को मारने की आतंकी साजिश, ट्रंप की बेटी को, इवांका। और उस साजिश में बताया गया कि ईरान IRGC उसको हथियार, उसको पैसे, आतंकी को मुहैया करवा रहा, पूरा उसके पीछे बैकअप IRGC का, और वो इवांका को मारना चाहता है। इवांका को मारना क्यों चाहता है? वो जनरल सुलेमानी का बदला लेने के लिए IRGC उसको तैयार की है। देखिए, स्क्रिप्ट लिखने में भी कई बार हम लोग तो बहुत कम बुद्धि वाले, हमको लगता है सब हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, फिर भी पता नहीं कम बुद्धि है इसलिए ज्यादा सवाल करते हैं हम लोग, कम बुद्धि ज्यादा सवाल करते। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसी वजह से हो सकता है लोगों में, जब अमेरिकी लोग इतने नौटंकी, हम लोग तो आदी हैं नौटंकी देखने के, रोज सुबह शाम तक ड्रामा देखते हैं, लेकिन अमेरिकन इतना ड्रामा देख के खींच जाते हैं, मुझे लगता है। अगर बदला लेने के लिए IRGC प्लान करेगी, ट्रंप की बेटी को मारने की आतंकी साजिश रचेगी, तो जनरल सुलेमानी का बदला लेगी कि वो खामनेई का बदला लेगी, आयतुल्लाह अली खामनेई का। जनरल सुलेमानी सबसे योग्य जनरल हुए ईरान के, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2020 में उनकी हत्या हो गई थी, 20 या 21 में। 2026 में आज जब ईरान ट्रंप और नेतन्याहू से जूझ रहा है, जब उसके सुप्रीम लीडर, जो सुप्रीम लीडर मतलब ऊपर अल्लाह की, खुदा की इबादत के बाद और उसके हुक्म को तामील करने के लिए बीच में वो धार्मिक रूप से भी सुप्रीम लीडर थे, राजनैतिक और धार्मिक दोनों, उनकी हत्या कर दी, शहादत जिसकी वजह से हुई, उसका बदला नहीं लेना है, सुलेमानी का बदला लेने के लिए। इसीलिए ये इस्तीफे हो रहे हैं, गबाड़ उबाड़, ये सब के सब ऐसे ही उनको पन्ना, भारत जैसे पन्ना पहुंच जाता है और वो कहानी बनाने लगते हैं, ऐसा मेरा संदेह है। क्या भाऊ ऐसी वजहों से भी नहीं लोगों में खींच पैदा होती कि नरक मचा दिया व्हाइट हाउस को। मैं तो और आगे जाके बात करता हूँ। यदि आपका आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ ये हो, तो बेटी के बदले बेटी। क्योंकि आयतुल्लाह खोमेनी की जब हत्या हुई तो उनका परिवार भी मारा गया साथ में, तो हो सकता था उस परिवार का बदला, भाई ट्रंप से बदला हम लेंगे आयतुल्लाह खोमेनी का, और उनकी बेटी से बदला लेंगे उनकी बेटी का। लेकिन ये बीच में ये कमांडर कहां से आ गया? वेरी पुअरली रिटन स्क्रिप्ट। ये सिंपैथी गेन करने का एक तरीका है, और ये नौटंकी वहां हो सकती है, ट्रंप साहब ये कर सकते हैं आशीष, क्योंकि जो आदमी अपने को नोबेल प्राइज मिले इसलिए सारी दुनिया से प्रेशर दिलवा सकता है, नोबेल ना मिलने पे बोल सकता है कि जब शांति का नोबेल मिल ही नहीं रहा तो मैं तो अशांति करके दिखाऊंगा और तो मैं युद्ध ही करूंगा। ये किस मानसिकता का आदमी है और ये वर्ल्ड लीडर बना है, आप समझ सकते हो। ऐसे अवार्ड जबरिया लिए जा सकते हैं क्या? तो इनकी जो अभी तक की जो हिस्ट्री है, इनका जो इतिहास है, एप्स्टीन से लेके यहां तक का, ये ऐसे बहुत क्या बोलते उसको, कथानक जो होते ना, मनोरंजन कथानकों से भरे हुए हैं। गुलशन नंदा की कादंबरियां जैसी लिखी जाती थी वैसा ही ये अपने अपने स्क्रिप्ट लिखता है। तो ये थ्योरी उड़ाई जा सकती है। देखिए हमारे यहाँ तो अभी, पहले तो याद होगा आपको, हर साल होता था 15 अगस्त के पहले कोई तो भी आतंकी मिलता था प्राइम मिनिस्टर की हत्या की साजिश करते हुए। लाल किले पर भाषण है, उसके 15 दिन पहले कहीं ना कहीं खबर आती थी। कौन करता है, कहां से आता है, कैसा आता है, किसी को नहीं पता। बीजेपी और संघ के टॉप नेता निशाने पर, और आम जनता कितनी देश की चली गई आतंकी वारदातों में, बीजेपी और संघ के टॉप नेता निशाने पर है। जनता, देखिए जनता मरती है तो मोक्ष मिलता है। फिर इसमें ये आदमी इतना अजीबोगरीब है, अमेरिका का दुर्भाग्य ही मानिए। इसने अपना एक और बयान दिया इस खबर के साथ, मैं इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि इस माइंडसेट को समझिए कि आदमी का माइंडसेट क्या है, क्या क्या कर सकता है। इसने
कैमरे पर बोला है, लेटेस्ट में आपको खबर बता, कहा कि मुझे मूर्ख मत बोला करो, मुझे तानाशाह बोलो चलेगा, तानाशाह बोलो चलेगा। एक डेमोक्रेसी में एक मूर्ख चल सकता है, तानाशाह नहीं चल सकता। तानाशाह के आते ही डेमोक्रेसी खत्म। और ये कह रहा खत्म मुझे हो जाता। मूर्ख मत बोलो, मैं सबसे होशियार हूं, मुझे तानाशाह बोलना है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मूर्ख मत बोलो। अब तो ये जो है अंग्रेजी में एक कहावत है आशीष भाई, समटाइम मेजोरिटी इज ऑफ द फूल्स। कभी कभी बहुमत भी मूर्खों का हो सकता है, ये एक कहावत है। तो मूर्खों का बहुमत हो जाए तो नेता मूर्ख हो सकता है, फिर भी लोकतंत्र होगा। लेकिन तानाशाह, जैसा आपने सही कहा, तानाशाह आते ही लोकतंत्र की समाप्ति है। हाँ, हाँ। तानाशाह का उदय ही लोकतंत्र की कब्र पे होता है। जिसके राष्ट्राध्यक्ष को तानाशाह बोल दिया गया, उस देश में डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है? तानाशाह और डेमोक्रेसी एक दूसरे के ये विलोम है, विलोम है। और लोकतंत्र और तानाशाही विलोम है। आपने देखा होगा, विम्जिकल रूप से जो मतलब पूरा आर्मी का चीफ निकाल दो, नेवी का चीफ निकाल दो, इसको उसको उठा दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। कांग्रेस को अकल नहीं है, वो मूर्ख है, वो मेरे को कैसे रोक सकते हैं, मैं देख लूंगा। चलिए इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। मैं इसके पूरे कार्यकाल में एक जगह मैंने देखा कि ये बोल भी नहीं पाया। बाकी फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष के सामने इसकी तू मैं हो गई, इसने कुछ तो बोला। एक जगह मैंने देखा भाई, इसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहा। चीन में ये ऐसा करके बैठ गया, चुपचाप सुन रहा था, ऐसा जैसा ईद अभी 27 तारीख को आ रही है, बकरा जैसा इंतजार कर रहा है, बाबा अभी कटना ही है, वैसे ही चुपचाप बैठ रहा था कि कब मैं वापस जाता हूँ अमेरिका और कब नहीं। चलिए, अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष हैं, सुरक्षित रहें, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, ये वजह भी सामने आनी चाहिए। और अगर ये टकराव वो वाला है कि ये भी इशू, मैं भी इशू, तो गनीमत है। मेरे दिमाग में और बात आई, और IRGC को मारना ही था तो बेटी को नहीं मारते, फिर दामाद को मारते, बेटे को मारते, जो लगातार व्यापार ढूंढ रहा है इस आपदा में भी। तो फर्जी स्क्रिप्ट है, सब फर्जी स्क्रिप्ट है। हमारे देश में बहुत अच्छी बात एक है कि हमारे देश में एक ही नॉन बायोलॉजिकल है, दूसरे किसी को अभी ये गलतफहमी नहीं है कि नॉन बायोलॉजिकल मैं भी हूँ। नहीं तो हमारे यहाँ भी ये टकराव का एक मानसिक टकराव की स्थिति हो सकती है, एक और नॉन बायोलॉजिकल, एक के अलावा दूसरे किसी को ये कोई खुशफहमी नहीं हुई कि वो भी नॉन बायोलॉजिकल है। इकलौता है, अपना मस्त रहे, मजा लेते रहे। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।